नमस्कार, मैं विकास आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति की व्यवस्थापक शक्ति को पढ़ेंगे। व्यवस्थापक शक्ति अर्थात राष्ट्रपति को संसद से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, इस बात को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं इसी को मैं आगे बढ़ते हुए। सबसे पहली बात आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 ये साफ साफ कहता है जो कि संसद में कौन कौन से अंग होते हैं, अर्थात संसद में कौन कौन शामिल है। तो याद रखिएगा, संसद में पहली बात जो कि राष्ट्रपति, दूसरा याद रखिएगा लोकसभा के सदस्य और तीसरा राज्यसभा के सदस्य, अर्थात ये तीनों संसद के अंग होते हैं। तो आर्टिकल 79 क्या कह रहा है जो कि ये तीनों अंग होते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से राष्ट्रपति की चर्चा कर रहे हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। इस बात का उल्लेख कहाँ है, याद रखिएगा अनुच्छेद 79 में, अर्थात 79 में। दूसरा अनुच्छेद की बात करें तो दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 99, अर्थात दूसरी शक्तियां क्या है संसद के संबंध में राष्ट्रपति के पास। तो अनुच्छेद 99 क्या कह रहा है, संसद के सभी सदस्य को राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति होंगे वे शपथ दिलाएंगे। संसद के जो भी सदस्य हो, लोकसभा के हो या राज्यसभा के जो भी संसद के सदस्य होंगे, उन सभी सदस्य को या तो राष्ट्रपति से शपथ दिलाएंगे या राष्ट्रपति जी के द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होंगे वे इन सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करेंगे। याद आप लोग रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो इसके हिंदी में अगर बात करें क्या होता है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष। ये जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं ये सामान्य रूप से परंपरा के अनुसार संसद के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उन्हें ही बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। लेकिन अभी भी संविधान में कहीं पर प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन प्रोटेम स्पीकर के कार्य की बात करें तो इनका पहला कार्य है संसद के जो भी नए सदस्य आएंगे, अर्थात जो संसद के सदस्य चुनकर आते हैं, उन सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। और दूसरा कार्य इसकी बात करें, प्रोटेम स्पीकर के दूसरे कार्य की बात करें तो यह तब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाए। यहाँ अगली शक्तियों की ओर हम लोग देखें अनुच्छेद 331 के संबंध में। तो अनुच्छेद 331 कह रहा है कि अगर आंग्ल भारतीय नहीं चुन करके आएंगे, आंग्ल भारतीय अर्थात एंग्लो इंडियंस नहीं चुन करके आएंगे, तो 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन यह जो मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति, इसके संबंध में हमेशा याद रखिएगा जो कि राष्ट्रपति की कोई स्वविवेक की शक्ति नहीं है जो कि वे 2 सदस्य को मनोनीत कर देंगे, अर्थात 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर देंगे, संसद के रूप में मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति। हमेशा याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही आंग्ल भारतीय अर्थात 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति। बात करें चौथे शक्तियों के अंतर्गत अर्थात अनुच्छेद 80 क्लॉज 3 के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। वह 12 सदस्य कैसा होंगे, तो याद रखिएगा यह 12 सदस्य साहित्य के क्षेत्र में होंगे, दूसरा कला के क्षेत्र से होंगे, तीसरा विज्ञान, चौथा समाज सेवा। अर्थात ये 4 जो क्षेत्र हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र के कुल 12 सदस्य को मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति राज्यसभा में। लेकिन यहाँ भी हमेशा याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद के एडवाइस पर ही अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इन 12 सदस्यों को मनोनीत करने का काम करेंगे राष्ट्रपति राज्यसभा में। अगली शक्तियों के अंतर्गत हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अनुच्छेद 85, 86 और 87। अनुच्छेद 85 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत पहला काम देखें संसद के संबंध में, तो राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुला सकते हैं, अर्थात आहूत करते हैं। राष्ट्रपति संसद के सदस्य के कभी भी संसद के सदस्य को बुलाने का काम कर सकते हैं। ये भी शक्तियां प्राप्त है अनुच्छेद 85 के माध्यम से राष्ट्रपति जी को। वहीं अनुच्छेद 85 के माध्यम से दूसरी शक्ति की बात करें तो जो सत्र चल रहा है अर्थात सत्र अवसान को समाप्त करने की घोषणा कर सकते हैं, सत्र को समाप्त करने की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति। और तीसरा याद रखिएगा, लोकसभा भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 85 के माध्यम से राष्ट्रपति जी को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, तो संसद के अधिवेशन को बुला सकते हैं, आहूत कर सकते हैं, निमंत्रण
आमंत्रित कर सकते हैं। और दूसरा याद रखिएगा, राष्ट्रपति संसद के जो सत्र चल रहे होते हैं उसे समाप्त करने की घोषणा करते हैं। और तीसरा, लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के माध्यम से। अगला बात करें अनुच्छेद 86 के माध्यम से अब क्या शक्तियां प्राप्त है राष्ट्रपति जी को। पहली शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। जो भी संसद के अधिवेशन होंगे उन अधिवेशन को संबोधित करने की जो शक्तियां प्राप्त है वह राष्ट्रपति जी को प्राप्त है अनुच्छेद 86 के माध्यम से। वही अनुच्छेद 86 के माध्यम से दूसरा शक्ति प्राप्त है जो संसद को संदेश भेजने का अधिकार, अर्थात संसद को संदेश भेजने की शक्ति भी प्राप्त है राष्ट्रपति जी को। वही अनुच्छेद 87 की बात करें तो अनुच्छेद 87 के माध्यम से कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, तो पहला याद रखिएगा, विशेष रूप से संसद को विशेष रूप से संबोधित कर सकते हैं राष्ट्रपति। वहीं दूसरा, वर्ष के जो प्रथम सत्र होंगे उसे भी अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे राष्ट्रपति जी। और तीसरा याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्य जो चुन करके आते हैं उनके जो पहली बैठक होते हैं उन पहली बैठक को अनिवार्य रूप से संबोधित करने का काम करेंगे राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 87 में भी शक्तियां दी गई है। पहला शक्ति अनुच्छेद 87 में क्या है, संसद के संबंध में ही सारी शक्तियां व्यवस्थापिका के अंतर्गत। अनुच्छेद 87 में पहला शक्ति, संसद को विशेष रूप से संबोधित कर सकते हैं। दूसरा, जो प्रथम सत्र होगा, वर्ष का प्रथम सत्र, उन सत्र को भी संबोधित करने का मुख्य रूप से कार्य होगा राष्ट्रपति जी को। तीसरा कौन शक्ति है, जो कि लोकसभा के जितने भी सदस्य चुन करके आते हैं उनकी जो पहली बैठक होते हैं उन पहली बैठक को अनिवार्य रूप से संबोधित करने के काम करेंगे। अनिवार्य रूप से संबोधित करने के काम ही नहीं, यानी कि ये बताना चाह रहा हूँ जो कि अनिवार्य रूप से संबोधित करने की शक्तियाँ प्राप्त है राष्ट्रपति जी को। आगे बात करें अनुच्छेद 108 के माध्यम से कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है राष्ट्रपति जी को। तब जब दोनों सदनों में विरोधाभास हो, जब दोनों सदनों में विरोधाभास या तनाव हो तो उस तनाव को दूर करने के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं राष्ट्रपति जी। अर्थात संसद के दोनों सदनों के दोनों हाउस जो है, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बुला सकते हैं, बैठक बुला सकते हैं राष्ट्रपति जी। यहाँ विरोधाभास के संबंध में एक चर्चा यहाँ पे कर ले। संसद के जैसे कि दो हाउस हैं, पहला है लोकसभा बात करें, दूसरा है राज्यसभा। मान लें यहाँ पर कोई भी बिल, खास करके धन विधेयक को छोड़ करके कोई भी बिल जो है वो किसी भी हाउस में रखा गया, मान ले जो कि राज्यसभा में लाया गया, कोई भी बिल राज्यसभा में लाया गया और यह राज्यसभा से पारित होकर के कहाँ गया, लोकसभा में। और लोकसभा में उस बिल को, अर्थात लोकसभा जो है उस बिल को, जो बिल राज्यसभा में लाया गया उस बिल को पारित करने से मना कर दिया, या लोकसभा उस बिल पर 6 महीना तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा जो कि संसद के दोनों सदनों के बीच विरोधाभास है, अर्थात तनाव है। तो इसी तनाव को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं राष्ट्रपति जी। आज व्यवस्थापिका शक्ति के अंतर्गत इतना ही। यहीं पर वर्ग की समाप्ति की घोषणा करते हैं।